नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। कल भारत में G20 का दूसरा दिन था और रात के रात्रि भोज पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लगभग सभी राष्ट्राध्यक्षों को 70 मिनट तक स्वागत किया। और स्वागत करने का जो जगह चुना गया था और उसके पीछे का जो बैकग्राउंड था, उस पीछे के बैकग्राउंड में भारत की एक ऐसी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की का फोटो लगा हुआ था जिसे देखकर यह कहा जा सकता है कि पूरे भारतवर्ष में आखिर यही विश्वविद्यालय का एक ऐसा फोटो क्यों लगाया गया, इसके पीछे का रहस्य क्या है। और वो था हमारे बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय का फोटो। भारत के प्रधानमंत्री ने वहीं खड़ा होकर विश्व के महान उन सभी राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत किया और उन्हें इस महान विश्वविद्यालय के बारे में बताया। आज हम उसी नालंदा विश्वविद्यालय की बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर उसमें ऐसा क्या खास था जिसे लेकर पूरे भारत में भारत के प्रधानमंत्री ने इसे ही चुना। लगभग 5वीं शताब्दी में 450 ईस्वी के आसपास एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना होती है जिसका नाम नालंदा विश्वविद्यालय था। और यह विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय के बाद विश्व का पूरे दुनिया का दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय माना जाता है। यहाँ पर लगभग 10,000 से अधिक छात्र पढ़ते थे और लगभग 2700 से ज़्यादा शिक्षक यहाँ पे काम करते थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य जैसे महान शिक्षक भी यहाँ पे काम करते थे। और लगभग यहाँ के बारे में कई सारी ऐसी जानकारी है जो आपको नहीं पता है और उसके बारे में हम लगभग बारी बारी से आपके सामने चर्चा करेंगे। नालंदा का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो होता है ना प्लस आलम प्लस दा। अर्थ होता है उसका ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध ना रखना, यानी ना प्लस आलम प्लस दा। 450 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। गुप्त काल में कुमार गुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। गुप्त काल में लगभग वही 5वीं शताब्दी में गुप्त काल के गुप्त वंश के कुमार गुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। आप अगर एक स्टूडेंट हैं या आपको अगर ज्ञान पसंद है, नॉलेज पसंद है, तो आपको आज का क्लास काफी पसंद आएगा। अर्थशास्त्र के जनक कौटिल्य यहाँ के शिक्षक थे। 10,000 से अधिक छात्र तथा 2700 से ज्यादा शिक्षक यहाँ पे काम करते थे। पढ़ने की इच्छा रखने वाले सभी वर्ग के, चाहे वो गरीब हों या उच्च वर्ग के छात्र हों, सभी की इच्छा होती थी कि मैं यहीं से अपनी शिक्षा पूर्ण करूं या अपना पढ़ाई पूर्ण करूं। उच्च शिक्षा का यह एक बहुत ही बेहतर केंद्र था। उस समय उच्च शिक्षा का यह एक महान केंद्र हुआ करता था। परंतु नजर लग गई 1193 ईस्वी में। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया। और 1193 ईस्वी में जब बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय पे आक्रमण किया तो यहाँ पे उसने इस विश्वविद्यालय में आग लगा दी। और कहा जाता है कि यहाँ के लाइब्रेरी में यहाँ पे जो आग लगाई गई वो लगभग कई महीनों तक वो आग बुझ ना सकी। और उसके पीछे का कारण ये था कि यहाँ पे एक लाइब्रेरी था जिसका नाम था धर्म गुंज। उस लाइब्रेरी का नाम धर्म गुंज था, जो लगभग 9 महल का लाइब्रेरी था। और उस लाइब्रेरी में लगभग 3 लाख से अधिक पुस्तकें थी। जब आग लगने के बाद ये पुस्तकें जलने लगी तो लगभग महीनों लग गए आग को बुझने में। आगे देखते हैं। इतनी किताबें थी कि इसे जलने में महीनों लग गए। आज भी अगर इस विश्वविद्यालय के अवशेष देखे जाए तो इसकी दीवारें इतनी चौड़ी हैं कि उस पर ट्रक भी दौड़ाया जा सकता है। पटना से लगभग 90 किलोमीटर दूर आपको नालंदा में यह विश्वविद्यालय का खंडहर आज भी आपको देखने को मिल सकता है। एक तीर्थ स्थल के रूप में विश्व के धरोहर में से इसे एक माना गया है। इसमें लगभग 300 कमरे थे।
9 मंजिल का पुस्तकालय था, नाम धर्मगुंज था। निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क आवास यहाँ पे सारे उपलब्ध थे। और आज भी नालंदा का यह विश्वविद्यालय, जो ठीक है अब एक अवशेष के रूप में है, लेकिन भारत के सभ्यता और संस्कृति में आज भी चार चांद लगाता है। आज भले ही पूरे दुनिया में भारत के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं या विश्वविद्यालय हैं शायद टॉप 10 में ना आते हों, लेकिन भारत का इतिहास इस बात का गवाह है कि ये विश्वविद्यालय, जो यह विश्वविद्यालय उस समय दुनिया में प्रथम स्थान पे आया करता था। इससे संबंधित कुछ और जानकारी हम आपको देते हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री ने इस फोटो के सामने में, इस विश्वविद्यालय के धरोहर के फोटो के सामने में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन का स्वागत किया, तो उन्होंने बताया इस विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में कि आखिर इस विश्वविद्यालय में क्या खास था। और इसे सुनने के बाद, इसकी तारीफ सुनने के बाद जो बाइडेन को भी इस बात को सुन के आश्चर्य लग गया, क्या भारत में भी ऐसी सभ्यता और संस्कृति थी जिसे आज बताने से इतना महानता, इतना अच्छा महसूस हो रहा है। ये देख लीजिए, यही जो बाइडेन को प्रधानमंत्री बता रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का ये एक इतिहास है जिसे मैंने यहाँ पे लगाया, हिस्ट्री ऑफ नालंदा गोज बैक टू द डेज टू ऑफ, लिखा हुआ है इसका सारा डिटेल के बारे में। और यही इसका लगभग खंडहर है जो आज एक अवशेष के रूप में आपको वहां जाने पर दिखाई देगा कि नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास आज एक खंडहर के रूप में भी ऐसा दिखता है जो बताता है कि इसका इतिहास कैसा रहा होगा। नालंदा एक प्रशंसित महाविहार था जो भारत में प्राचीन साम्राज्य मगध, आधुनिक बिहार में एक बड़ा बौद्ध मठ था। वहां पे बौद्ध भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी लगी हुई थी। यह साइट बिहार शरीफ शहर के पास पटना से लगभग 95 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है और 5वीं शताब्दी में से 1200 ईस्वी तक लगभग 800 वर्षों तक यह विश्वविद्यालय काम करता रहा और यहाँ पर छात्र अपना अध्ययन प्रक्रिया पूर्ण करते रहे। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल जो हमने आपको बताई, उसी का इतिहास यहाँ दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये दूसरा जो फोटो आपके सामने में दिख रहा है, यह उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का चक्र है। उड़ीसा के 2 ही चीज चुने गए थे। कल जो G20 का सम्मेलन था उसमें 2 ही चीज चुने गए थे इन सभ्यता के रूप में, भारत की सभ्यता के रूप में दिखाने के लिए। एक तो हमारा नालंदा विश्वविद्यालय और दूसरा उड़ीसा के कोणार्क मंदिर का यह चक्र। इस चक्र की क्या विशेषता है, ये हम आपको अगले जो है अपने वीडियो में इसके बारे में जरूर बताएंगे और मैं इसी पे अगला वीडियो बनाऊंगा। आपको मैं दिखाता हूं, ये जो था G20 का भारत मंडकम था, जहां पे ये जो है G20 की बैठक की गई थी। और ये सभी मेहमान वो हैं जिन मेहमानों का स्वागत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 70 मिनट तक खड़ा रहकर सभी राष्ट्राध्यक्षों का इतने आवभाव से स्वागत किया कि लग ही नहीं रहा था कि 70 मिनट से ये उनका स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कोणार्क के इस मंदिर के चक्र के साथ कि इसकी विशेषता क्यों है और हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने इसे दूसरे ऐसे रूप में चुना है जिसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व के सभी अन्य नेताओं के सामने जिसका बखान किया हो और जिसके बड़प्पन के बारे में बात की हो। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी वीडियो में जिसमें आपको कोणार्क के सूर्य मंदिर की हम व्याख्या करेंगे। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।